2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान की आहट साफ सुनाई पड़ने लगी है। बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान दिख रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बाद अब रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में लोकसभा की 7 सीटों पर दावा ठोक दिया है। इससे पहले जेडीयू की तरफ से 25 सीटों की डिमांड की खबर सामने आ चुकी है। एलजेपी का कहना है कि अब 2014 वाली स्थिति नहीं है। 2019 में बीजेपी को सबको साथ लेकर ही चलना होगा, अकेले वो कुछ नहीं कर सकती। हालांकि बीजेपी की एक दूसरी सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी ने अब तक अपना दावा पेश नहीं किया है, लेकिन उसके पास 3 सांसद हैं और अगर आरएलएसपी ने 3 सीटों पर दावा ठोक दिया तो बीजेपी के पास सिर्फ 5 सीटें ही बचेंगी। तो ऐसे में क्या स्थिति रहेगी आप देखिए। बीजेपी 30 सीट पर लड़ी थी 2014 में और 22 पर उसने जीत हासिल की थी। यह बिहार के लिहाज से हम बात आपको बता रहे हैं। एलजेपी 7 सीट पर लड़ी थी, उसने 6 सीटें हासिल की थी। आरएलएसपी 3 सीट पर लड़ी थी और उसने 3 सीटें जीतकर तो बीजेपी का जो कुल आंकड़ा है वो 32 सीटों का पहुंच गया था सहयोगियों के साथ। इस वक्त हमारे साथ लोजपा के कद्दावर नेता पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। पारस जी, एनडीए में बिहार में खासतौर से हम देख रहे हैं कि सीटों को लेकर के खींचतान की स्थिति शुरू हो गई है। पिछली बार जो सीटें आपको मिली, क्या आप उतनी सीट पर ही इस बार मानेंगे या आपकी मांग कुछ और बढ़ेगी? देखिए, सीट के बंटवारे में तो कहीं कोई मतभेद नहीं है। मीडिया में है ये बात फैला हुआ। किसी लीडर ने ये नहीं कहा है, एनडीए गठबंधन के नेता किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम इतने सीट पर लड़ेंगे, इतना हमारा दावा बनता है। इसमें क्या कोई ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है कि 7 सीटों से भी कम अगर लोजपा को उसमें ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जब दिल और दिमाग साफ है। आपको लग रहा है 7 सीट कम से कम मिलेगी? आप उसको घेरिए मत। जब दिल और दिमाग हमारा साफ है, एक ही उद्देश्य है, केंद्र हमारी सरकार बने। उधर अमित शाह ने आज संपर्क फॉर समर्थन के तहत मुंबई में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष ने माधुरी को बीजेपी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों का बुकलेट भी दिया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष योग गुरु रामदेव और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव से भी मुलाकात कर चुके हैं। माधुरी दीक्षित के साथ मुलाकात के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे। माधुरी इससे पहले हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच साझा कर चुकी है। संपर्क फॉर समर्थन के जरिए बीजेपी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा पार्टी अध्यक्ष खुद देश की जानी मानी हस्तियों के सामने रख रहे हैं। माधुरी दीक्षित से मिलने के बाद अमित शाह ने मुंबई में देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा से भी मुलाकात की है और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिछले कुछ वक्त से अमित शाह लगातार संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम के तहत लोगों से मिल रहे हैं और आज माधुरी दीक्षित से मुलाकात के बाद रतन टाटा से मुलाकात हुई है और अब से थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात वो करने वाले हैं। हालांकि वो मुलाकात संपर्क फॉर समर्थन नहीं बल्कि सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के लिए जो कोशिश हो रही है उसका हिस्सा है। और अब बात उस कार्यक्रम की जिस पर पूरे देश की नजर है। संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच गए। नागपुर में जोरदार स्वागत किया गया उनका। इंडिया न्यूज के एडिटर नेशनल अफेयर्स शमशेर सिंह नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि प्रणब दा के पहुंचने से पहले यहां किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। ये है हेडगेवार स्मारक समिति और ये जो रेसिम बाग मैदान है, यहीं पर जो स्वयंसेवक हैं उनका दीक्षांत समारोह होगा। आइए मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ये पूरा यहाँ करीब 800 से ज्यादा वो स्वयंसेवक होंगे जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिनका दीक्षांत समारोह होगा। पूरी तैयारियां आप देखें, ये मैदान पूरी तैयारियां यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां जोरों पर है। 3 मंच बनाए जा रहे हैं, बीच में सबसे बड़ा मंच, इसके बाद एक ये यहाँ छोटा मंच होगा, दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां भी एक मंच होगा। इसके अलावा इन 3 मंच के दोनों तरफ भी छोटे छोटे मंच बनाए जा रहे हैं और ये जो पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड में वो स्वयं सेवक होंगे
तमाम स्वयंसेवक होंगे जिनका कल दीक्षांत समारोह होगा। प्रणब मुखर्जी जिनको लेकर अतिथि के तौर पर जो आएंगे, जिनको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस जिसे हजम नहीं कर पा रही, ये जो मंच है, बीच का जो ये मंच है, यहाँ पर प्रणब मुखर्जी बैठेंगे और उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे, संघ के तमाम पदाधिकारी होंगे। आइए इस मंच पर हम आते हैं। यही वो रास्ता होगा जहां से इस रास्ते से प्रणब मुखर्जी यहाँ आएंगे और ये मंच है, ठीक ये जो ग्राउंड है उसके बीचों बीच ये मंच है। यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों के साथ होंगे और जो 5:30 बजे तकरीबन 4.5 घंटा यहाँ पर प्रणब मुखर्जी रुकेंगे। जब ये पूरा समारोह खत्म होगा, इसके बाद वो संघ के अधिकारियों के साथ, स्वयंसेवकों के साथ डिनर भी यही करेंगे और फिर यहाँ से वो वापस गवर्नर हाउस जाएंगे। तो पूरी तैयारियां हैं। नजर सबकी ये इस बात पर है कि कल जब प्रणब मुखर्जी यहाँ होंगे तो इस मंच से, जो संघ के मंच को जो साझा करेंगे, यहाँ से वो क्या भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं। तो तैयारी जो है वो पूरे जोर शोर से चल रही है। प्रणब मुखर्जी के पहुंचने से पहले आज एक वीडियो भी सामने आया। इसमें वडोदरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देते नजर आए। स्वयंसेवकों की ट्रेनिंग का ये वीडियो वडोदरा का बताया जा रहा है। हालांकि हर किसी की नजर नागपुर पर है, जहां कल स्वयंसेवकों का दीक्षांत समारोह होना है। और अब जल्दी से दिन की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर। ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रामदेव के बीच सुलह हो गई है। सीएम योगी ने स्वामी रामदेव से फोन पर बात की, जिसमें ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क बनाने पर सहमति बन गई। यूपी औद्योगिक विकास आयुक्त ने इंडिया न्यूज से कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में जमीन आवंटन के मामले को रखा जाएगा। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 425 एकड़ में पतंजलि का फूड एंड हर्बल पार्क तैयार होना है और इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। अगर आपने कर्ज लेकर घर खरीदा है तो आपकी जेब अब और कटेगी। आरबीआई के एक फैसले से कर्ज महंगे हो जाएंगे और आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ये पहली बार है जब नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की गई है। योगी सरकार के एक देश एक चुनाव को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है। अखिलेश ने कहा, बड़े दल तो मैनेजमेंट पर चुनाव लड़ जाते हैं, रीजनल पार्टी कैसे चुनाव लड़ पाएंगी, लेकिन जल्द चुनाव होगा तो हम तैयार हैं। यूपी का चुनाव 2019 में करवा लो, हम स्वागत करते हैं। नवी मुंबई के कोपर खायराने रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। जबरदस्त पथराव की वजह से पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। इस दौरान 7 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर आतंकियों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। उधर बांदीपुरा इलाके में 6 से 7 आतंकियों ने आर्मी पोस्ट पर हमला किया और फरार हो गए। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हंसराज जी, क्या कहेंगे? लगातार जो है सीमा पार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, वो कितनी भी कोशिश करें वो नाकाम होगी। नाकाम करना ही सुरक्षा बलों का, सेना के जवानों का पहला काम है, कर्तव्य है। आज जो कोशिश की गई थी उसे नाकाम किया गया है। तीनों घुसपैठ करने वाले आतंकों को ढेर किया गया। हमारे जवानों ने बहादुरी से काम किया है। इन बहादुर जवानों के प्रति हम निश्चित ही उनके इस कार्य के प्रति प्रशंसा करते हैं। ये काम चलता रहेगा, घुसपैठ होगी नहीं, होने देंगे नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और एक छोटे से